Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the evolution of marketing. Now, what is evolution of marketing? Evolution of marketing means how marketing used to be undertaken in the olden days, okay, and presently how marketing is undertaken. Means what all changes that have been taken place in the marketing field that we are going to see. So पुराने जमाने में जो मार्केटिंग होता था उसको बोला जाता था एक्सचेंज कॉन्सेप्ट. दिस वाज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. इसमें क्या अज्यूम किया जाता था कि कस्टमर विल बाय एनी क्वालिटी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब कस्टमर के पास कोई भी चॉइस नहीं था. पूरी मार्केटर की या सेलर की मोनोपोली चलती थी. वो जो भी प्रोडक्ट बेचते थे कस्टमर उसको परचेस करते थे. ओके, सो कस्टमर्स क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते थे. उनको सिर्फ क्या करना है, वो प्रोडक्ट को परचेस करके अपनी नीड को फुलफिल करना था. दैट वाज डन बाय द कस्टमर इन दोज डेज. ओके, सो कस्टमर के पास क्वालिटी को लेके या प्रोडक्ट को लेके कोई भी चॉइस नहीं था. जो मिलता था प्रोडक्ट वो परचेस कर लेते थे. नाउ इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या होता था. देयर वाज नो एम्फोसिस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Now why we undertake research and development? We undertake research and development so that we can bring innovative products in the market or we can improve the quality of product. पर उस समय पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया जाता था. अगेन देयर वाज लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कस्टमर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उसके हिसाब से हम लोग उनको प्रोडक्ट ऑफर कर पाए. पर यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च भी नहीं होता था. इवन कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज नॉट पेड अटेंशन. मतलब उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कुछ लेना देना नहीं था. उनको उनके प्रॉफिट के से ही सिर्फ कंसर्न था. दे जस्ट वांटेड टू मेक द प्रॉफिट. सो द एम्फोसिस वाज ओनली ऑन द प्रॉफिट मेकिंग. ओके, उसके बाद में आया आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देखो कब आया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद में ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया. ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है दैट कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट विच इज वाइडली अवेलेबल एट लोअर प्राइस. मतलब जो प्रोडक्ट सब जगह पे मिल रहा है बट उसका प्राइस कम होना चाहिए, वो प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करते थे? परचेस करते थे. ओके, सो प्राइस हैज टू बी लेस. दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट. ना ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता था? देखो यहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया जाता था. मार्केटिंग रिसर्च वाज आल्सो नॉट अंडरटेकन. customer satisfaction they were not concerned with. Only aim was profit making. तो सेम जो आपके एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में होता था सेम यहाँ पे भी हो रहा है. ओनली डिफरेंस इज दैट एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता था? कस्टमर किसी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस करते थे जो अवेलेबल है मार्केट में, बिकॉज उनके पास कोई चॉइस नहीं था. और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कस्टमर्स क्या कर रहे हैं? जो प्रोडक्ट वाइडली अवेलेबल है और जिसकी प्राइस कम है उसको कस्टमर परचेस करते थे. इसके बाद में आया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपका आया था अर्ली 20th सेंचुरी में. ये कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है? देखो ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है कि कस्टमर विल प्रीफर दोज प्रोडक्ट दैट आर ऑफ हायर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस. मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए और उसी प्रोडक्ट को कस्टमर्स क्या करते थे? परचेस करते थे. ओके, सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर एम्फोसिस करने लग गए थे. सो सी क्या इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था. इसकी वजह से वो लोग कस्टमर को हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पा रहे थे या बेटर परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट कस्टमर को दे पा रहे थे. ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो लोग क्या कर रहे थे? कस्टमर को हायर क्वालिटी और बेटर परफॉर्मेंस के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे बिकॉज कस्टमर्स वेर डिमांडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च नहीं होता था. वेदर कस्टमर्स आर हैप्पी और नॉट, दैट दे वर नॉट कंसर्न विद. यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में भी ज्यादा कंसर्न नहीं किया जाता था एंड प्रॉफिट मेकिंग वाज देयर एम. ओके, उसके बाद में आया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट. नाउ सेलिंग कॉन्सेप्ट कब आया? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया. ये कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है? दैट कंज्यूमर विल प्रीफर दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर एग्रेसिवली प्रमोटेड. ओके, कस्टमर वही प्रोडक्ट को परचेस करते थे जो ज्यादा प्रमोशन किया जाता था, जिसका एग्रेसिवली प्रमोशन होता था. जैसे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो रहा है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह की जा रही है. ओके, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू या दूसरे मीडिया के थ्रू वगैरह जो उस समय पे अवेलेबल थे. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज वगैरह की जा रही है जहाँ पे कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं. सेल्समैन वगैरह जो है वो कस्टमर के पास जाके उनको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे. तो एकदम एग्रेसिवली प्रमोशन उस समय किया जाता था और कस्टमर वो एग्रेसिवली प्रमोटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो परचेस करते थे. ओके, नाउ ये कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता है? ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी होने लग गया था आपके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर. सो यहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था. मार्केटिंग रिसर्च यहाँ पे करना शुरू कर दिया था. मीन्स दे वर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट देयर कस्टमर्स वांट.
पर यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता था, एंड प्रॉफिट मेकिंग वाज देयर एम। ओके, अभी आफ्टर सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग फील्ड में बहुत बड़ा चेंज आया था। आपने देखा कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो था या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो था वो, या फिर आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये चारों कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर एम्फोसिस किया जा रहा था, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर एम्फोसिस नहीं किया जा रहा था। बट जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया आपका 1960s में, तब उसके बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करने लग गए थे। ओके, बिकॉज उस समय पे क्या हो रहा था, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ओके, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस किया जा रहा था, और ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे फील हो रहा था कि वी कैन सक्सीड इफ वी वी कैन सेटिस्फाई अवर कस्टमर। अगर हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वी कैन नॉट सक्सीड इन द मार्केट। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो आया वो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से आया, और ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन ना। यहाँ पे क्या अज्यूम किया जाता था, हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हो गया था शुरू, अगेन मार्केटिंग रिसर्च शुरू किया था। यहाँ पे दे स्टार्टेड बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब उनको पता चल गया था कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट बी द एम ऑफ द बिजनेस, वी शुड ऑल्सो अंडरटेक द कस्टमर रिसर्च, क्योंकि जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। ये मार्केटर को पता चल गया था आफ्टर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो वो क्या करने लगा था, प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस रखने लग गया। ओके, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद में आया आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग ने देखा था कि प्रॉफिट मेकिंग तो हमेशा मार्केटर कर ही रहा था। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आया। सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉफिट के साथ साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी आ गई ना। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड कोई आपने एक्टिविटी वगैरह की, ओके, जैसे प्लांटेशन वगैरह ट्रीज का वगैरह आपने किया, या डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, या दूसरे सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी जैसे स्कूल स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉलेजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर कोई गार्डन्स वगैरह आपने कंस्ट्रक्ट किए, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, कोई भी सोशल एक्टिविटी जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है, ये सब एक्टिविटीज मार्केटर को करनी चाहिए, तब जाके मार्केटर क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर प्रॉस्पर हो सकता है। ये मार्केटर को पता चल गया था सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंदर, जो आया था 1980s में, आफ्टर 1980s में। सो सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या अज्यूम करता था कि ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी विल प्रॉस्पर इफ दे मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, अंडरटेक करनी है। सो ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, marketing research was also they were undertaking, there was proper balance between profit and customer satisfaction। एक नई चीज यहाँ पे ऐड हो गई, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कि we should also protect to our environment, that is social welfare or social activities or social development program that business और marketers started undertaking। तो इन तीन चीजों के ऊपर यहाँ पे एम्फोसिस करते गए। सो आप देख रहे हो कैसे एक एक चीज ऑफ ये डेवलप होते गई, कि पहले प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया जा रहा था आपके पहले जो चार कॉन्सेप्ट्स है, फिर बाद में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, उसके अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फिर आया सोसाइटल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर, ये तीनों चीजें मार्केटर के लिए जरूरी है, वो मार्केटर को पता चल गया था। इसके बाद में आया आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आया आपका 1990s के दौरान। ओके, नाउ नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग मींस व्हाट, कि यहाँ पे मार्केटर ऐसे अज्यूम कर रहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी तभी प्रॉस्पर या प्रोग्रेस कर सकती है अगर हम लोग हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करेंगे तो। ओके, नाउ हु आर द स्टेक होल्डर्स? Stakeholders are your customers, dealers, employees, investors, shareholders, supplier, society। ये सब आपके स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर मतलब जो आपके बिजनेस में स्टेक होल्ड करते हैं, ओके, या फिर जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिनके वजह से आपका बिजनेस ग्रो होता है, या जिनके वजह से आप आपके बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो, दे आर योर स्टेक होल्डर्स। सो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है, ओके, उसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो चलता है या प्रॉफिट कमाते हो। डीलर्स मतलब जैसे रिटेलर, होलसेलर, वो आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एम्प्लॉइज, वो हार्ड वर्क करते हैं और उसकी वजह से वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाते हैं। इन्वेस्टर्स आपको फंड देते हैं। सो ये सब लोग कहीं ना कहीं पे आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सो दे आर योर स्टेक होल्डर्स, एंड यू हैव टू मेंटेन long term better relation or excellent relationship with all your stakeholders, and then only you can increase your profitability, you can grow your business।
वो मार्केटर को यहाँ पे पता चल रहा था। तो रिलेशनशिप विथ होम, रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर हम लोग को मेंटेन करना है, देन ओनली यू कैन प्रॉस्पर एंड प्रोग्रेस, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था ये कॉन्सेप्ट में। और अभी जो प्रैक्टिस हो रहा है वो है आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ना। हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हॉलिस्टिक मतलब जो कुछ चीजों को इंक्लूड करता है, दो तीन चीजों को इंक्लूड करता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉलिस्टिक। ओके, कॉम्प्रहेंसिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर दो चार फैक्टर्स आते हैं। सो फिलिप कॉटनर ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर टोटल 4 कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। पहला है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर और पुटिंग टुगेदर। तो पहले मार्केटर को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमारे जो 4 पीस है मार्केटिंग मिक्स के, वो 4 पीस को हम लोग को प्रॉपर क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ओके, ना इंटीग्रेट करना है मतलब जैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हम लोग को प्रॉपर प्राइसिंग करना चाहिए, प्रमोशन इफेक्टिवली करना चाहिए, और हमको ये देखना चाहिए वी शुड अवर प्रोडक्ट शुड रीच टू द कस्टमर ऑन टाइम। ओके, सो ये 4 चीजों को आप क्या कर रहे हो? प्रॉपरली ब्लेंड कर रहे हो, प्रॉपरली इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दैट यू कैन डिलीवर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, ताकि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर कर पाओ। ये चारों में से अगर एक भी आपका पी प्रॉपर नहीं होगा, जैसे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है बट प्राइस आप रीजनेबल चार्ज कर रहे हो, प्रमोशन अच्छा कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर रहे हो, नहीं चलेगा। या आपका प्राइस हायर है, बाकी सब चीजें अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, फिर प्रमोशन आप अच्छे से कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कर रहे हो, तो भी नहीं चलेगा। हर एक पी को आपको प्रॉपरली क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, और आपको कस्टमर को सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देनी है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सो हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग किया जाता था, जहाँ पे 4 पीस को प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाता था ताकि तुम लोग कस्टमर को बेटर वैल्यू ऑफर कर पाओ। रिलेशनशिप मार्केटिंग, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता था कि मार्केटर जो होता था ही यूज टू बिल्ड, मेंटेन एंड एनहांस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑल द स्टेक होल्डर। सारे स्टेक होल्डर के साथ हम लोग को क्या करना है? रिलेशनशिप से बिल्ड नहीं करने हैं, तो मेंटेन करने हैं और एनहांस करने हैं, ताकि वो लोग हमारे बिजनेस को क्या करें? सपोर्ट करें। तो सारे स्टेक होल्डर्स का हम लोग को सपोर्ट चाहिए, उसके ऊपर मार्केटर एम्फोसिस करता था। इंटरनल मार्केटिंग, नाउ इंटरनल मार्केटिंग समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर मतलब आपके जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद में जब आप उसको सेल करते हो तो वो प्रोडक्ट को परचेस करके यूज करने वाले जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं। बट देयर इज ऑल्सो इंटरनल कस्टमर इन द बिजनेस। इंटरनल कस्टमर मतलब आपके एम्प्लॉइज। ओके, और एम्प्लॉइज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग, क्योंकि एम्प्लॉइज ही होते हैं जो हार्डवर्क करते हैं और वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं या वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर एम्प्लॉइज आपके हार्डवर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स, और यू विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस टू योर कस्टमर्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग में? मार्केटर को, एम्प्लॉइज को हम अपने क्या करना है? सेटिस्फाइड रखना है। ओके, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन या सैलरी वगैरह प्रोवाइड करना है। बिकॉज जब आपके एम्प्लॉइज को आप ये सब चीजें प्रोवाइड करोगे तो दे विल पुट इन देयर हार्ड वर्क, एंड व्हेन दे विल पुट इन देयर हार्ड वर्क देन डेफिनेटली आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के वो कस्टमर को ऑफर कर सकते हो या आप इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो आपको इंटरनल मार्केटिंग भी करना है जहाँ पे आप एम्प्लॉइज को क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे। और 4th चीज आती है हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द प्रॉफिट, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन द अदर इशू, जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी हो सकता है, या प्रोडक्ट की डिलीवरी हो सकती है, या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वगैरह हो सकता है, या दूसरे कोई भी इश्यूज होंगे उनके ऊपर भी हम लोग को फोकस करना है। वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो जब ये 4 चीजों को हम लोग इकट्ठा रखते हैं और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मार्केटिंग। सो टूडेज नीड ऑफ एन आवर इज, या आजकल की मार्केटर की जरूरत ये है कि उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, उसको रिलेशनशिप मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, इंटरनल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ये सब तो उसको करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज होलिस्टिक मार्केटिंग। किसी एक चीज के ऊपर आप सिर्फ फोकस करोगे ऐसे चलेगा नहीं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में किस तरीके से मार्केटिंग होते थे, जहाँ पे मतलब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता था जो मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं देखा जाता था, ओनली प्रॉफिट मेकिंग वाज द एम। तभी से लेके अभी जब आज के दौर में जहाँ पे मार्केटर होलिस्टिक मार्केटिंग अंडरटेक कर रहा है, ओके, किस तरीके से सब चीजों को कंबाइन करके वो एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन कर रही है, करता है, वो हम लोग ने ये क्वेश्चन के अंदर देखा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.